हेलो एवरीवन। तो देखिए, आज हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल के कुछ बेसिक नॉलेज के बारे में। जैसा कि हमारे पास एटम क्या होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर हम अपने इर्द गिर्द में देखें तो हमें जो भी चीज़ दिख रही है, चाहे वो लिविंग थिंग हो या फिर नॉन लिविंग थिंग हो, नॉन लिविंग थिंग हो, हर चीज़ हमारे एटम से ही मिलकर बनी है। किससे मिलकर बनी है? एटम से ही मिलकर बनी है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास नॉन लिविंग थिंग में अगर हम बात करें, मान लीजिए एल्युमिनियम की बात करते हैं, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 13, ठीक है। तो लेट अस सपोज कि ये हमारे पास एक एल्युमिनियम का पीस है, हमारे पास एक छोटा सा टुकड़ा है एल्युमिनियम का। तो अगर हम इस एल्युमिनियम के छोटे से टुकड़े की बात करें, मतलब इस पीस की बात करें, तो इसके अंदर से क्या होंगे? एल्युमिनियम के ही हमारे पास एटम्स होंगे, है ना। बहुत सारी तादाद में हमारे पास एल्युमिनियम के एटम्स होंगे। और इस एटम को अगर हम जूम करके देखें, ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ से एक एटम को हम निकालते हैं, उसको अगर हम जूम करके देखते हैं, ठीक है, जूम करके अगर हम देखते हैं तो इस एटम के अंदर क्या होंगे? इस एटम के अंदर हमारे पास मिलेंगे प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ठीक है। न्यूट्रॉन पर तो हमारे पास कोई चार्ज नहीं होता है, इसलिए ये क्या होता है? न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो प्रोटॉन पर हमारे पास होता है पॉजिटिव चार्ज, और ये एटम के सबसे अंदर वाले मतलब हिस्से में होता है। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एटम है, तो एटम के सबसे अंदर वाला जो पार्ट होता है उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। और इस न्यूक्लियस में हमारे पास होते हैं प्रोटॉन्स, यानी कि पॉजिटिव चार्ज रहता है। इसमें क्या रहता है? पॉजिटिव चार्ज रहता है। और इसके इर्द गिर्द में जो डिफरेंट डिफरेंट शेल्स होते हैं, मतलब ये जो हमारे पास एटम होता है, इसके न्यूक्लियस के इर्द गिर्द में बहुत सारे नंबर्स ऑफ शेल्स रहते हैं, जिनमें हमारे पास क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स पर होते हैं नेगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। लेट अस सपोज कि ये हमारे पास एक अल्युमिनियम का एटम है, तो अल्युमिनियम के सबसे अंदर वाले पार्ट में क्या होंगे? 13 प्रोटॉन्स होंगे, क्योंकि 13 क्या है? इसका एटॉमिक नंबर क्या है एल्युमिनियम का? 13 है। तो 13 से मतलब क्या होता है? यानी 13 इसके प्रोटॉन्स होंगे और 13 इसके इर्द गिर्द में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो नॉर्मली हमारे पास कोई भी चीज़ क्या होती है? न्यूट्रल होती है। न्यूट्रल कहने का मतलब कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बराबर होते हैं। मतलब अगर 13, मान लीजिए ये एल्युमिनियम के पीस की ही बात करें, तो इसमें क्या होगा कि 13 इसमें क्या होंगे? प्रोटॉन्स होंगे, यानी पॉजिटिव चार्ज होगा, और 13 इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये दोनों प्लस और माइनस कैंसिल होके जो हमारे पास नेट चार्ज बचेगा, यानी नेट जो चार्ज हमारे पास बचेगा एटम के ऊपर, वो क्या बचेगा? ज़ीरो बचेगा। इसलिए कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है? न्यूट्रल होती है, ठीक है। अब मान लीजिए कि इसी एल्युमिनियम की अगर हम बात करें, तो मान लीजिए कि यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर इस तरीके से मान लीजिए ये एल्युमिनियम है, ठीक है। एल्युमिनियम के क्या होते हैं? 13 प्रोटॉन्स होते हैं और 13 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक। अब मान लीजिए कि ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सबसे लास्ट वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब एल्युमिनियम के अंदर वाले पार्ट में न्यूक्लियस में क्या होते हैं? 13 प्रोटॉन्स होते हैं। तो इसके इर्द गिर्द में क्या होंगे? पहले वाले शेल में 2 होंगे, दूसरे वाले में 8 होंगे, है ना। कितना हो जाए? 8 और 2 कितने हो गए? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। पहले वाले शेल में क्या आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। दूसरे वाले शेल में कितने आते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 8 और 2 कितने हो गए? 10। और बाकी कितने बचे? 3 इलेक्ट्रॉन, यानी 3 इलेक्ट्रॉन अभी और आने हैं। तो वो क्या होंगे? इस लास्ट वाले शेल में होंगे। एल्युमिनियम के सबसे लास्ट वाला जो शेल होगा, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। अब देखिए, नॉर्मली तो ये हमारे पास क्या हो गए? न्यूट्रल हो गया। मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब बराबर होंगे, इक्वल होंगे, तो ये आपस में कैंसिल होके नेट जो हमारे पास चार्ज बचेगा एटम के ऊपर, वो ज़ीरो बचेगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर देखिए, ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होता है, एक तो इसका जो मास होता है वो बहुत ही कम होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, वो बहुत हल्का होता है, ठीक है, बहुत हल्का होता है। प्रोटॉन के कंपेयर में अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन बहुत ही हल्का होता है, बहुत ही लाइट होता है वेट में,
ठीक है। तो कोई भी चीज़ जो हल्की होती है उसको आसानी के साथ निकाला जा सकता है कि नहीं है? कोई भी चीज़ जो अगर हल्की होगी उसको आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ से कोई एक्सटर्नल फोर्स की वजह से या फिर एक्सटर्नल एनर्जी की वजह से यहाँ पर थोड़ी सी एनर्जी मिली इस इलेक्ट्रॉन को, तो वैलेंस में होने के कारण, वैलेंस यानी कि सबसे बाहर होने के कारण, अब यहाँ पर देखिए सबसे प्रोटॉन के सबसे या न्यूक्लियस के सबसे पास वाले क्या हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये क्या है, अपने न्यूक्लियस के साथ बहुत ही स्ट्रांगली अटैच होंगे, मतलब ये आसानी के साथ नहीं निकलेंगे। उसके बाद दूसरे शेल में क्या होंगे कि इससे थोड़े से दूर हैं एक तरह से, देखिए डिस्टेंस भी थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया, तो ये क्या होंगे, इन दो इलेक्ट्रॉन से थोड़ा लूजली अटैच होंगे। और जो सबसे लास्ट वाला यानी सबसे बाहर वाला, सबसे आउटर वाला जो ये हमारे पास शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये ज़्यादा डिस्टेंस होने के कारण हम कह सकते हैं कि ये अपने न्यूक्लियस के साथ उतना स्ट्रांगली अटैच नहीं है। इस कारण से अगर इनको बाहर से कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी अगर मिल जाती है, थोड़ी सी ही एनर्जी मिलने पर ये आसानी के साथ अपनी इस शेल को या अपनी जगह को छोड़ सकते हैं। समझ में आ रहा है? अब मान लीजिए कोई एक्सटर्नल फोर्स की वजह से यहाँ से इस एल्युमिनियम के एटम से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल गया। अब टोटल यहाँ पर कितने थे एल्युमिनियम के, 13 इलेक्ट्रॉन्स थे। 13 में से अगर एक बाहर निकल गया तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 12 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 13 हमारे पास प्रोटॉन्स थे, है ना, अभी भी हैं क्योंकि प्रोटॉन्स तो हमारे पास न्यूक्लियस में फिक्स्ड रहते हैं। तो 13 प्रोटॉन माइनस 12 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो एक अगर बाहर निकल गया तो हमारे पास एटम पे कितने बचे, 12 इलेक्ट्रॉन बच गए। तो 13 माइनस 12 हमारे पास क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस, तो हमारे पास यहाँ से क्या हो गया, 13 माइनस 12 कितना हो गया, +1 का एक चार्ज आ जाएगा हमारे एटम के ऊपर, क्योंकि जो बड़ा बड़ा होता है ना उसके साथ जो साइन होता है वही हमारे पास लगता है। तो +1 का जो चार्ज है हमारे एटम पर आ जाएगा जब हमारे इस एल्युमिनियम के, मतलब इस ये जो हमारे पास एल्युमिनियम है, जब ये एक यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या एक इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से निकलेगा, तो उसके बाद हमारे इस एटम के ऊपर क्या होगा, +1 का चार्ज आ जाएगा। और इसी +1 को हम क्या कह सकते हैं, पॉजिटिव आयन कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉजिटिव आयन कहते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए कि यहाँ पर 13 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 13 प्रोटॉन्स हैं यहाँ पर। अब मान लीजिए कि बाहर से कोई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है। मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन, अभी हमने देखा कि एक इलेक्ट्रॉन जब निकला तो एटम के ऊपर क्या जाता है, +1 का चार्ज आ जाता है, जिसको हम पॉजिटिव आयन कहते हैं। अब मान लीजिए कि कोई बाहर की एक्सटर्नल एनर्जी की वजह से क्या आ गया, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, पहले तो हमारे पास 13 इलेक्ट्रॉन्स थे, अब एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गया, तो हमारे पास टोटल जो इस एल्युमिनियम का जो ये एटम है इसमें क्या हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी एक्सेस में हमारे पास इलेक्ट्रॉन हो गए। 13 प्रोटॉन तो इसमें रहेंगे ही हमारे न्यूक्लियस में, लेकिन यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ऐड होने की वजह से यहाँ पर एक्सेस में क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो 13 पॉजिटिव चार्ज माइनस 14 इलेक्ट्रॉन। अब क्या हो गया हमारे पास, प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन क्या आ गया, -1 का, यानी कि हमारे एटम के ऊपर क्या आ गया, -1 का चार्ज आ जाएगा। ठीक है, -1 का चार्ज आ जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव आयन कहते हैं। तो कुल मिला के हमारे पास दो ही किस्म के चार्ज होते हैं। एक तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है जिसको हम पॉजिटिव आयन कहते हैं, एक हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है जिसको हम नेगेटिव आयन कह सकते हैं या नेगेटिव आयन कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए, ये तो हमारे पास हो गया पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन। ठीक है, और एटम हमारे पास, ये सारी चीज़ें जो हमने देखी, ये हमने देखी इसमें एटम के अंदर से। ठीक है, जब हमारे पास एटम जो होता है उससे कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर लूज करता है, मान लीजिए हमने एल्युमिनियम की एग्जांपल ले ली, तो यहाँ पर जब हमारे एल्युमिनियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसके ऊपर क्या आ गया, +1 का चार्ज आ गया। ठीक है, और जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया या फिर इलेक्ट्रॉन बाहर किसी एनर्जी से मान लीजिए ऐड हो गया, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है जिसको हम नेगेटिव आयन कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास चार्ज होता है, चार्ज जो हमारे पास होता है ना,
ये दो किस्म का होता है, जैसे हमने देखा एक तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है और एक हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है। और इस चार्ज को जो है हम नापते किस में, मतलब मेजर किस में करते हैं इसको, तो ये होता है हमारे पास कूलम्ब। चार्ज को किस में हम लेते हैं, कूलम्ब में लेते हैं, ठीक है। और चार्ज को रिप्रेजेंट किया जाता है क्यू के साथ, ठीक है। क्यू यानी कि चार्ज को ही हम क्यू से लिखते हैं और इसको मेजर किया जाता है कूलम्ब के अंदर, ठीक है। कूलम्ब में हम चार्ज को लेते हैं। अब हम देखते हैं कि वोल्टेज क्या होता है, ठीक है। वोल्टेज हमारे पास, वोल्टेज को भी समझना ज़रूरी है। तो वोल्टेज को हम देखते हैं क्या होता है। देखिए वोल्टेज और वर्क को हम साथ साथ में ही लेकर चलेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए कि ये हमारे पास एक टेबल है और इस टेबल का ये हमारे पास एक कॉर्नर है और ये दूसरा कॉर्नर है। एक कॉर्नर पर हमने एक बुक को रखा हुआ है, ठीक है। मान लीजिए ये हमारे पास बुक है। तो अगर हमने इस बुक को इस ए प्लेस से, ये जो हमारे पास बुक है ना ए प्लेस पर, अगर हमने ए प्लेस से इसको बी प्लेस पर मतलब भेजना है, ए से बी तक अगर इसको लेकर चलना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक यहाँ से एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी, है ना। एक फोर्स लगानी पड़ेगी, जिस फोर्स की वजह से क्या होगा कि ये अपनी जगह से यानी ए प्लेस को छोड़कर बी प्लेस पर ये बुक जो है वो जाएगी। समझ में आ रहा है। सो वर्क क्या हो गया हमारे पास, वर्क हो जाता है फोर्स और मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, यानी ए से बी ये जाएगी तो एक डिस्टेंस से ट्रेवल करेगी ना, तो फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस क्या हो गया हमारे पास, इसको हम वर्क कहते हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो है एक फोर्स की हमें ज़रूरत पड़ती है जब हमें एक जगह से दूसरी जगह पर किसी चीज़ को लेकर जाना है, या फिर मान लीजिए इस बुक को अगर हमने ए प्लेस से बी प्लेस पर भेजना है तो हमें एक फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। सेम इसी तरीके से वोल्टेज में क्या होता है, लेट अस सपोज कि ये हमारे पास एक टुकड़ा है, एक अल्युमिनियम का टुकड़ा है, ठीक है। समझने के लिए हम ले लेते हैं अल्युमिनियम का ये पीस है। अब इसमें क्या होंगे, बहुत सारे नंबर्स ऑफ एटम्स होंगे। एटम्स यानी क्या, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर ये ए प्लेस है और ये बी प्लेस है। ए प्लेस में मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है, 1000 इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए 1000 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं ए प्लेस पर। तो अगर हमने इन 1000 इलेक्ट्रॉन्स को ए प्लेस से बी प्लेस तक लेकर जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक तरह से एक फोर्स लगनी चाहिए ना, हमें फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। अरे अपने आप तो इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा ए से बी, हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक फोर्स लगानी पड़ेगी। तो वो जो यहाँ पर फोर्स का काम करती है वो यहाँ पर कौन करता है, वो यहाँ पर करती है वोल्टेज। कौन काम करेगा, वोल्टेज काम करेगा, ठीक है। ये माइनस ये प्लस मान लीजिए, ठीक है। क्योंकि हमने ए से बी तक इलेक्ट्रॉन को लेकर चलना है, इसलिए हम यहाँ पर पोलरिटी भी उसी हिसाब से हम सेट करते हैं। तो ये नेगेटिव होने के कारण इस तरफ को इलेक्ट्रॉन आएंगे, समझ में आ रहा है। तो वोल्टेज ने यहाँ पर क्या काम किया, यहाँ पर फोर्स का काम किया। जब यहाँ पर आप वोल्टेज अप्लाई करोगे तब जाके हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में आएंगे, यानी ए प्लेस से बी प्लेस पर ये मूव करेंगे। तो वोल्टेज ने क्या काम किया, यहाँ पर वर्क का काम किया, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा फ्रेंड्स। अब यहाँ पर एक और टर्म हम देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, जैसे मान लीजिए कि ये अल्युमिनियम का एक टुकड़ा है, ठीक है। लेट अस सपोज कि ये हमारे पास एक अल्युमिनियम का टुकड़ा है। तो इसमें क्या होंगे, बहुत सारे अल्युमिनियम के ही एटम्स होंगे, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होंगे, नॉर्मली ये न्यूट्रल होंगे। मतलब न्यूट्रल क्या होंगे, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नॉर्मली क्या होंगे, बराबर होंगे, इसलिए ये न्यूट्रल होगा। अब जब हम यहाँ से वोल्टेज को अप्लाई करेंगे, ठीक है, यहाँ से जब हम वोल्टेज को अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वोल्टेज की वजह से कि ये जो हमारे पास एटम होगा, न्यूट्रल एटम जो होगा, वो अपना इलेक्ट्रॉन जो है लूज़ करेगा। मान लीजिए कि एक एटम जो है एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, तो इस छोटे से पीस में, या मान लीजिए एल्युमिनियम का टुकड़ा है, तो छोटे से पीस में क्या होंगे, बिलियंस ऑफ एटम्स होंगे, यानी बिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जैसे ही हम यहाँ से क्या करेंगे, वोल्टेज अप्लाई करेंगे, तो उसकी वजह से क्या होंगे कि ये जो हमारे पास अंदर से इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मूवमेंट करेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन का एक डायरेक्शन में फ्लो करना,
यानी इलेक्ट्रॉन का एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। मान लीजिए यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है और यहाँ से पोलैरिटी हमने प्लस सेट की है कि नहीं है। तो नेगेटिव होने के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ को फ्लो करेंगे हमारे पास, ठीक है, इस तरफ को फ्लो करेंगे। तो ये हमारे पास जो करंट है वो हमारे पास कहलाई जाएगी इलेक्ट्रॉन की करंट। लेकिन जो हम डायरेक्शन लेते हैं करंट की वो हम लेते हैं प्लस से माइनस की तरफ। लेकिन एक्चुअली हमारे पास इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ की तरफ फ्लो करता है, यहाँ माइनस से प्लस की तरफ फ्लो करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक करंट होती है और ये हमारे पास कन्वेंशनल करंट होती है। मतलब डायरेक्शन हम इसी तरीके से लेते हैं प्लस टू माइनस की तरफ, ठीक है। तो करंट क्या होती है हमारे पास, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करना एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, देखो पर्टिकुलर डायरेक्शन है ना, यहाँ पर पोलैरिटी हमने सेट की है प्लस, तो इलेक्ट्रॉन होते हैं माइनस चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। सो इलेक्ट्रॉन का एक डायरेक्शन में फ्लो करना, यानी प्लस की तरफ ये फ्लो कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन का एक डायरेक्शन में फ्लो करना हमारे पास करंट कहलाती है, ठीक है। तो हमने करंट की यहाँ पर बात कर दी, तो हम रेजिस्टेंस की भी यहाँ पर बात कर सकते हैं। देखिए रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस यानी कि आर, जिसको हम आर से लिखते हैं, और ये होता है रो एल अपान एरिया के। यानी कि यहाँ पर देखिए ये जो लेंथ है और ये एरिया है, ये क्या है हमारे पास एक वेरिएबल टर्म्स हैं, ठीक है। ये सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो सकती हैं। देखिए मान लीजिए यहाँ पर एरिया है, एरिया को अगर हम कम लेते हैं, तार का एरिया अगर हम कम लेंगे तो क्या होगा, यहाँ से रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगा, है ना। कम जगह होगी तो वहाँ से जो करंट को फ्लो करने के लिए क्या होगी, दिक्कत होगी ना, यानी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो क्या होगा, करंट हमें कम मिलेगी। तो ये एरिया डिपेंड करेगा कि हमें करंट कितनी आगे लेकर चलना है, ठीक है। और ये लेंथ जो है, लेंथ भी हमारे पास सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड करेगी, है कि नहीं है। तो कहीं पर मान लीजिए कि हमें 10 मीटर की ही ज़रूरत है तो हम 10 मीटर की ही वायर लेकर चलेंगे, ठीक है, इतनी लेंथ की ही हम लेंगे। कहीं पर अगर हमें ज़रूरत है, मान लीजिए 20 मीटर की हमें ज़रूरत है, तो 20 मीटर लेंथ की वायर को लेकर चलेंगे। तो ये सिचुएशन के हिसाब से चेंज होते जाएंगे, यानी वेरिएबल है, चेंजिंग है। अब यहाँ पर ये जो रो है ये हमारे पास मटेरियल पे डिपेंड करता है। ये जो रो है ना, जिसको हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं, ये हमारे पास मटेरियल पे डिपेंड करता है, यानी इसकी जो वैल्यू है वो मटेरियल पे डिपेंड करती है। जैसे हमारे पास सिल्वर हो गया, ठीक है, तो सिल्वर के लिए कुछ और वैल्यू होगी हमारे पास, यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये जो हमारे पास रेजिस्टिविटी, ये जो रो है इसकी वैल्यू सिल्वर के लिए अलग होगी। इसी तरीके से हमारे पास आयरन है, तो आयरन क्या हमारे पास एक तरह से बेड कंडक्टर ही माना जाता है, ये है कि नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास जो ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है या फिर ये जो हमारे पास रो की वैल्यू है ये कुछ अलग होगी, है कि नहीं। तो ये जो रो की वैल्यू है ये डिपेंड करती है हमारे पास मटेरियल पर डिपेंड करती है, ठीक है। अब देखिए ये जो रेजिस्टेंस है ये हमें मिलता कैसे है, इस पे भी हम बात करेंगे। देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि ये हमारे पास क्या है, एल्युमिनियम का ही पीस है, ठीक है। इसमें बहुत सारे तादाद में हमारे पास एटम्स होंगे एल्युमिनियम के, ठीक, एल्युमिनियम के ही बहुत सारे एटम्स होंगे। तो जैसे ही हम यहाँ से क्या करेंगे, जैसे ही हम वोल्टेज को अप्लाई करेंगे, यहाँ से मान लीजिए हमने वोल्टेज को अप्लाई किया, तो वोल्टेज के अप्लाई करने से क्या होता है कि मान लीजिए एक एटम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर एल्युमिनियम के बहुत सारी तादाद में एटम्स होंगे। तो अगर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो यहाँ पर तो बिलियंस ऑफ एटम्स होंगे एल्युमिनियम के, तो बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। तो जैसे ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन निकलता है, मान लीजिए कि ये एल्युमिनियम का मतलब एटम है, तो एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 13 प्रोटॉन्स होते हैं, 13 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो मान लीजिए कि एक एल्युमिनियम के एटम ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन जब ये लूज करेगा तो कितने बचेंगे इलेक्ट्रॉन्स पीछे, 12। तो 13 प्रोटॉन्स तो हमारे पास फिक्स हैं। एक इलेक्ट्रॉन अगर एक एटम ने लूज किया तो कितने बचे इलेक्ट्रॉन, 12 बचे ना, एक अगर लूज करेगा तो क्या होगा, +1 का हमारे पास एटम के ऊपर चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह से अगर यहाँ से जैसे ही हमने वोल्टेज अप्लाई कर दी, वोल्टेज अप्लाई करने से क्या होता है कि एटम के ऊपर एक एनर्जी मतलब एनर्जी मिलती है ना। तो मान लीजिए कि उसके एक्सटर्नल आउटर शेल से एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, अगर एक इलेक्ट्रॉन निकलता है
तो हमारे पास क्या बचता है, पीछे एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो वो इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ से मूव करना स्टार्ट करेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ से फोर्स लगा रहे हैं ना हम, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जैसे ही इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगा तो वो आगे दूसरे इलेक्ट्रॉन से भी टकरा सकता है, या फिर पॉजिटिव आयन के साथ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब निकलता है तो पीछे क्या बचता है, एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ना, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के साथ भी टकरा सकता है, या फिर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयन के साथ भी अंदर से टकरा सकता है। तो टकराने से आपको पता है कि कोई भी चीज़, मान लीजिए कि आप कहीं कहीं के लिए भाग रहे हैं ना, रन कर रहे हैं, तो आगे अगर किसी चीज़ से अगर आप टकराते हैं तो टकराने की वजह से क्या होगा, एक तरह से आपकी जो स्पीड होगी, स्पीड में क्या होगा, एक तरह से कमी आ जाएगी ना, फिर उसके बाद धीरे 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 फिर से आप स्पीड को पकड़ेंगे, तो वो जो स्पीड में कमी आई वो एक तरह से रेजिस्टेंस कहलाता है, या फिर उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होता है, जब इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता है तो वो पॉजिटिव आयन के साथ भी टकरा सकता है, या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के साथ भी टकरा सकता है, जिसके कारण से हमारे पास क्या हो जाता है, उसकी गति में, उसकी जो स्पीड होती है उसमें क्या हो जाता है, एक तरह से कमी आ जाती है, जिसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए हम इतना ही रख रहे हैं कि आई होप कि आपको ये क्लियर हो रहा होगा। सो थैंक यू वेरी मच।